नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि मॉडर्न कंपटीशन क्लासेज आपके लिए इरूटेरिया करंट अफेयर्स का महा सीरीज चला रहा है, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोगों ने पहले बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक देख चुके हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तक देख लिए हैं। आज हमको 8 से 15 तक जाना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करना है 2022-23 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, और 15 भारत के प्रमुख पदाधिकारी तक पहुँचना है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं वर्ष 2022-23 में इसरो के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान कब किया गया? तो 21 अक्टूबर 2023 को। प्रक्षेपण यान कौन सा था? TVD-1। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रू एस्केप सिस्टम प्रदर्शन करना। उसके बाद आगे है आदित्य L1। आदित्य L1 2 सितंबर 2000। डेट याद करना उतना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम प्रक्षेपण यान और अन्य तथ्य को बताते जाते हैं। आदित्य L1 यह भारत का प्रथम सौर मिशन है, जिसको किससे लॉन्च किया गया? PSLV C57 से लॉन्च किया गया। DSSAR मिशन इसको PSLV C56 सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को PSLV C56 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। चंद्रयान 3, इसका डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। लॉन्च यान कौन सा था? LVM-3M4 था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? तो भारत बना। NVS-01 ये GSLV F12। NVS-01 अगली पीढ़ी NAVLC श्रृंखला का पहला उपग्रह है, जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमता को बढ़ाना है। टेलोस 2 मिशन इसको PSLV C55 के जरिए लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह, जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलोस्टो और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमेलाइट 4 शामिल है। उसके बाद OneWeb इंडिया 2 मार्च 2023 में लॉन्च किया गया LVM-M3 से। इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनके कक्षाओं में स्थापित किया गया। EOS 07 फरवरी 2023 में SSLV-D2 से लॉन्च किया गया। EOS 07 2 अन्य उपग्रह जानुस 1 अमेरिका एवं चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के आज़ादी के सेट 2 को लॉन्च किया। आगे EOS 06 इसको PLV C54 से लॉन्च किया गया। ओशन सेट 3 और 8 अन्य नैनो उपग्रहों को लॉन्च किया गया। OneWeb इंडिया LVM-3M2 से लॉन्च किया गया। LVM-M3 का पहला वाणिज्यिक मिशन था ये। इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए। आगे देखते हैं इसरो के मिशन। आगे देखते हैं इसरो का आगामी मिशन क्या है, वो देखते हैं। गगनयान 1 को लॉन्च करना, ये लॉन्च 2024 में करेगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। गगनयान 2 ये भी 2024 में लॉन्च करेगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। उसके बाद है निसार जनवरी 2024 में। नासा इसरो सिंथेटिक
सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। गगनयान 3 2024 में लॉन्च होगा, गगनयान मिशन का पहला चालक दल। उसके बाद शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 में शुक्र के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2025 में लॉन्च किया गया है। चंद्रमा 2025 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। जाक्सा जापान का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। आगे चलते हैं। मंगलयान 2 2024 में लॉन्च होगा। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर भेजा जाएगा। अब देखते हैं वर्ष 2023 के विभिन्न ब्रांड एम्बेसडर। तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया सौरभ गांगुली को। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एमएस धोनी को। रिलायंस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी, यानी एमएस धोनी एसबीआई और रिलायंस जियो मार्ट दोनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋतिक रोशन। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन है सचिन तेंदुलकर। आईसीसी विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भी 2 गो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एगो चुनाव आयोग के आइकॉन राष्ट्रीय है, उसके बाद आईसीसी विश्व कप ग्लोबल एम्बेसडर हैं। अगला है भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। रेंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के स्मृति मंधाना है। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। बंधन बैंक के सौरभ गांगुली हैं। पश्चिम बंगाल के सौरभ गांगुली हैं। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर हैं। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर हैं। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर इस्तिका भाटिया एवं रेणुका सिंह ठाकुर हैं। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के निकहत जरीन। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। बायजू के ब्रांड एम्बेसडर लियोनस मेसी। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपा मलिक। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा और रितिका सजदेह। एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशन। किसका ऑपरेशन है? ये भारत सरकार का ऑपरेशन है। देखिए, ऑपरेशन विजय नहीं, ऑपरेशन अजय। भारत सरकार इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चला गया। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई द्वारा चलाया गया। साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन के तहत विभिन्न स्थानों पर छापामारी की गई। ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड राजस्व खुफिया निदेशालय। ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरजे तथा अमेरिका के अवैध खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड चलाया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार। ऑपरेशन कन्विक्शन किसने चलाया? उत्तर प्रदेश सरकार। यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौहत्या आदि को कम करना तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। उसके बाद है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा चलाया गया। म्यांमार में चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार की है। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा
ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस। उद्देश्य इसका है राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना का है। जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई एवं एनसीबी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन मेघचक्र सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। अब है अगला ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्रियों खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद है ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधि पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार का है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत किया। आगे देखते हैं कुछ विशेष ऑपरेशन के बारे में विशिष्ट तथ्य। ऑपरेशन दोस्त देखते हैं। ऑपरेशन दोस्त थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ऑपरेशन दोस्त आइए देखते हैं। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को 7.8 रिक्टर तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया। भारत ने तुर्की एवं सीरिया में राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमों को भेजा। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को इस ऑपरेशन में लाया गया। आपसे पूछ सकता है भारत ने तुर्की ऑपरेशन दोस्त के तहत किस विमान का उपयोग किया, तो C-17 ग्लोब मास्टर का उपयोग किया। भारत ने तुर्की एवं सीरिया में इस खोज और राहत अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया है। आगे चलते हैं ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना था। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 28 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेत्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं अन्य बिंदु। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देश रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर और एजोव सागर। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडोमिर जेलेंस्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। चलिए आइए देखते हैं। ग्रीस द्वारा मोदी जी को सम्मान दिया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस द्वारा दिया गया। फ्रांस द्वारा दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल। पापुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी द्वारा दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। पलाऊ गणराज्य द्वारा दिया गया है एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। नोट में देखते हैं
नोट: पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 15 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट 2023 देखते हैं। अब भारत में जल स्रोतों की पहली जनगणना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। उसके बाद है जल स्रोतों की मात्रा। तालाब में जल है 59.5%, टैंक में जल है 15.7%, जलाशयों में जल है 12.1%, जल संरक्षण योजनाएं या चेक डैम में जल है 9.3%, झील में जल है 0.9%, अन्य स्रोत में जल है 2.5%। उसके बाद है जल स्रोतों का स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास 55.2% है और सार्वजनिक क्षेत्रों के पास 44.8% है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम। इन सबसे ज्यादा जल है पश्चिम बंगाल के पास, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य है सिक्किम। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित का है, 22% जल स्रोत प्राकृतिक है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। पूछेगा टैंकों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और तालाब और जलाशय की संख्या सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। झीलों की संख्या सर्वाधिक तमिलनाडु में है। जल संरक्षक योजना में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। देखते हैं, आगे देखते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 में सड़क दुर्घटना 36.5% हो गई है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1.68 लाख लोगों की मौत हो गई। 2021 के तुलना में 12% की बढ़ोतरी देखी गई। कब? 2022 में। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई 13.4%। एनएच पर सबसे अधिक दुर्घटना तमिलनाडु में हुई। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना वाले शहर दिल्ली है। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट देखते हैं। विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं: केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान: बिहार का 19वां स्थान, उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा, छोटे राज्यों में 80वां स्थान मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान लक्षद्वीप का है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान दिल्ली का है। इंटरनेट इंडिया रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट द इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूजर हैं। बिहार में सबसे कम 32% इंटरनेट यूजर हैं। आगे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। केंद्रीय विद्युत और
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 रिपोर्ट जारी की। राज्यों को 2 समूहों में फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गित किया गया। फ्रंट रनर श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर वाले राज्य शामिल हैं, जबकि अचीवर श्रेणी में 50 से 60 अंक के बीच स्कोर वाले राज्य शामिल हैं। 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना फ्रंट रनर श्रेणी में है, जबकि 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब अचीवर श्रेणी में है। आगे देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 7वां संस्करण जारी किया गया। जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सूरत, गुजरात एवं नवी मुंबई को इस रैंकिंग में क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रखा गया। श्रेणी और सबसे स्वच्छ शहर। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश, 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्य में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को मिला। फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर को घोषित किया गया। महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। 2022 के सर्वेक्षण में कुल 4355 शहरों ने भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार, 3 रेटेड स्टार की घोषणा की गई। 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ, द्वितीय हरियाणा को, तृतीय तमिलनाडु को। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया। अगला देखते हैं राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22। 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य, इनोवेटिव राज्य, इसके बाद दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु है। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडियाज रैंकिंग 2023। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 जून 2023 में जारी किया गया। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया, जो 8वां संस्करण है। इसमें देखते हैं क्या क्या है विशेष। उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग, उसमें पहला स्थान। समग्र ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पे है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद है। चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली है। विधि कानून श्रेणी में
विधि कानून श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। वास्तुकला श्रेणी में आईआईटी रुड़की है। इनोवेशन श्रेणी में आईआईटी कानपुर है। फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद है। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली है। कृषि और संबंध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज जस्टिस रिपोर्ट देखते हैं। यह न्याय प्रणाली के प्रमुख 4 स्तंभों पुलिस, कारागार, कानूनी सहायता तथा न्यायपालिका की क्षमता का आकलन करता है। इसके अतिरिक्त यह राज्य मानवाधिकार की क्षमता की भी अलग से आकलन करता है। पुलिस कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करता है। केवल कर्नाटक पुलिस बल में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य कोटा पूरा कर लिया है। कारागार अंडमान और निकोबार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 60% से अधिक है। कानूनी सहायता विधिक सेवा क्लिनिक की संख्या में कमी दर्ज की गई है। न्यायपालिका चंडीगढ़ जिला अदालतों तथा सिक्किम उच्च न्यायालयों को छोड़कर किसी भी न्यायालयों में स्वीकृति की संख्या के अनुसार न्यायाधीश कार्यरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोगों का आ जाता है वर्ष 2023 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन। तो वर्ष, डेट और ईयर तो नहीं देखना है, सिर्फ देखना है इसका इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक विकास के लिए समझौता ज्ञापन किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ है सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास के लिए समझौता ज्ञापन। चिकित्सा उत्पाद विनिमय और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ है। शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भारत और थाईलैंड के लिए। श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवर की निर्बाध आवाजाही व प्रवासन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और इटली के बीच। खेल, समुद्री उद्योग और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में 6 समझौते यानी 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और तंजानिया के मध्य हुआ। हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता हस्ताक्षर हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच। नागरिक उड्डयन सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और मोल्डोवा के बीच। वर्ष 2028 तक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता भारत और सिंगापुर के बीच। जैव प्रौद्योगिकी तथा कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप प्रदान हेतु समझौता भारत और अर्जेंटीना के मध्य। रक्षा हेलीकॉप्टर तथा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है भारत और अर्जेंटीना के मध्य। बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और यूएई के बीच। यूपीआई भुगतान करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है भारत और जापान के मध्य। आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानून सहायता संधि हस्ताक्षर हुआ है भारत और बेल्जियम के बीच। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता हुआ है भारत और इजराइल के बीच। औद्योगिक अनुसंधान विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है भारत और इजराइल के मध्य। विज्ञान और नवाचार सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है भारत और ब्रिटेन के मध्य। द्विपक्षीय संबंध
संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग के समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और रोमानिया के मध्य। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है भारत और मैक्सिको के मध्य। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट अधिकारों के लिए वीजा में छूट के लिए समझौता हुआ है भारत और फिजी के मध्य। समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने सहित कुल 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और सेशेल्स के मध्य। हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और गुयाना के मध्य। राजनयिक के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है भारत और पनामा के मध्य। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर हुआ है भारत और यूएई के मध्य। अब देखते हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी के बारे में। कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के लेखा एवं महानियंत्रक हैं श्री एस दुबे। भारत के मुख्य संख्यांकीविद हैं जीपी सांबत। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर.के. वेंकटरमणी 15वां थे के वेणुगोपाल। आगे देखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के हैं। आगे चलते हैं भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस है अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे 29वें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार 25वें। अन्य सदस्य अरुण कुमार गोयल, अनूप चंद्र पांडे। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया जो कि प्रथम दलित मुख्य सूचना आयुक्त भी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी.एन. गंगाधर। कार्यवाहक है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष रवनीत कौर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है डॉक्टर एस. उन्नी कृष्णा नायर। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। आगे चलते हैं, इधर भी है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। आईसीएमआर के महानिदेशक हैं राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। आगे चलते हैं। एनआईए के प्रमुख दिनकर गुप्ता। सीबीआई के प्रमुख परवीन सूद। आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका। रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। उप गवर्नर स्वामीनाथ जानकी रमन। टी.आर. शंकर। एम. राजेश्वर राव। माइकल देवव्रत।
पात्रा। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ हैं अमित अग्रवाल। सांसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार सिंह, नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन कुमार बेरी। लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। लोक उपक्रमों संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार गंगावार। भारत के राष्ट्रपति 15वीं द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उम्मीदवार के विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा यूपीए के। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें हैं जगदीप धनखड़ राजस्थान। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों, तो इसी के साथ जो टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया उस सबको पढ़ लिए। हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ही प्यार और आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।